हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम क्लास 6 साइंस का सेकेंड चैप्टर शुरू करेंगे विच एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो फूड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। इसके पहले वाले चैप्टर में जो हमने वीडियोस में पढ़ा था, इट वाज अबाउट फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, द सोर्सेज ऑफ फूड। अब आज हम पढ़ेंगे अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स यानी फूड किस किस चीज़ से बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम उसके पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि हमें पता है पंजाब के क्या फेमस फूड्स होते हैं। तो लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ पंजाब एंड आंध्र प्रदेश की वहाँ की जो फेमस फूड्स है, जो वेजिटेबल्स है, जो फेमस है, वो क्या क्या है। लेट्स हैव अ लुक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पंजाब जो स्टेट है उसमें जो आइटम या ग्रेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली ग्रो होता है वो होता है मक्का या फिर कॉर्न। तो मक्के की रोटी इज द फूड विच इज फेमस फ्रॉम पंजाब। दाल की अगर हम बात करें तो दाल में वहां पे होता है राजमा। राजमा को किडनी बीन्स भी कहा जाता है। देन वेजिटेबल्स की अगर मैं बात करूं तो पंजाब का जो मेन वेजिटेबल है दैट इज सरसों साग विच इज मस्टर्ड लीफ करी। एंड अदर फेमस स्पेशलिटीज ऑफ पंजाब आर कर्ड एंड घी। सो आई होप आपको ये बेसिक आइडिया लग गया कि हम पंजाब के बारे में, उसके जो फेमस फूड्स है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश की तरफ। तो अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूं तो आंध्र प्रदेश का ऑफ कोर्स आपको पता है इट लाइज इन साउथ इंडिया, देयरफॉर उधर का फेमस फूड है राइस। वहां पर राइस सबसे ज्यादा फेमस है। एंड दाल की अगर हम बात करें, तुअर दाल एंड रसम आर वेरी फेमस। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट वेजिटेबल, वहां पे कुंदरू vegetable is very famous, and other vegetables or other items which are famous are buttermilk, ghee and pickle। जी हाँ फ्रेंड्स, पिकल यानी अचार, हम सबको पता है। So these are the famous items of Punjab and Andhra Pradesh as you can see। Now our main concern is कि ये सब फूड जो है ये बनते किससे हैं, इनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। हम ये पढ़ चुके हैं कि फूड आइटम्स आर मेड अप ऑफ इंग्रेडिएंट्स। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। Food items are dishes are made up of ingredients. So each dish is usually made up of one or more ingredients which we get from plants and animals। जी हाँ, हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि plants और animals ही हमारे मेन सोर्स ऑफ फूड हैं। So let's proceed। Each dish is usually made up of one or more ingredients which we obtain from plants and animals। Next, these ingredients contain some important components that are needed by our body. These components are known as nutrients। हमारी बॉडी को जो ग्रो करने के लिए इम्पॉर्टेंट चाहिए होती है चीज, दैट इंग्रेडिएंट शुड बी न्यूट्रिएंट्स। अगर न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में मिसिंग है तो हम ग्रो और डेवलप नहीं कर सकते। हम सबको पता है हम फूड इसीलिए खाते हैं बिकॉज इट हेल्प्स अस टू ग्रो। This is because food contains some nutrients which help in growth. So nutrients are the ones which help in our growth. Next we proceed, the major nutrients of our body are, जी हाँ, हमारे बॉडी के जो मेजर न्यूट्रिएंट्स है जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड vitamins. So as you can see, the major nutrients of our food are carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. Food contains dietary fiber and water which are also needed by our body. What is dietary fiber? हमें कभी कभी कहा जाता है कि हमें जो है रफेज भी चाहिए होता है अपनी डाइट में। That is nothing but the dietary fiber. And water, as you all know, is the very essential substance which is needed for our body. Last point, the test of presence of carbohydrates, proteins and fats can be done बिकॉज दे आर वेरी सिंपलर टू डू। तो हमें अगर टेस्ट करना हो कि किसी फूड आइटम में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फैट में से क्या कंपोनेंट है, तो हमें उसके लिए थोड़ा सा कोई ना कोई टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, कोई ना कोई केमिकल टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा जिससे कि हम ये समझ पाए कि कौन सा इंग्रेडिएंट मौजूद है। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर विद दीज टेस्ट्स। जी हाँ फ्रेंड्स, इन टेस्ट को कैरी आउट करने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स के बारे में बात करना पड़ेगा। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दोस केमिकल्स। इफ आई टॉक अबाउट आयोडीन, व्हाट इज आयोडीन? जैसे कि आप यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं, आयोडीन इज नथिंग बट I2, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है।
Next we proceed copper sulfate. Copper sulfate is CuSO4. And lastly caustic soda, that is nothing but NaOH. So ये सारे केमिकल्स जो हैं, ये तीनों केमिकल्स, हर एक केमिकल हमें मदद करेगा किसी ना किसी आउट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन में से इनको टेस्ट करने के लिए. सो लेट्स फर्स्ट सी कि ये सब होते क्या है. So first of all, a dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drops of tincture of iodine with water. जब मैं tincture of iodine को water के साथ mix करूंगी तो मुझे iodine solution मिल जाएगा, जिसको कि मैं carbohydrates के test के लिए use करूंगी. नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन्स के टेस्ट के लिए. तो प्रोटीन्स के टेस्ट के लिए हमारे को चाहिए होगा कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन. व्हाट इज कॉपर सल्फेट solution? Copper sulfate solution will be formed by dissolving 2 grams of copper sulfate in 100 milliliter ml of water. And caustic soda solution, that is NaOH solution, 10 grams of caustic soda can be dissolved in 100 ml of water to obtain a solution of caustic soda. So out of these three solutions which we are using, हम इनको use करेंगे to perform the test for carbohydrates, proteins and fats. So let's proceed with the first test, which is the test for carbohydrates. So carbohydrates जो हमारी बॉडी में हम कंज्यूम करते हैं, उनको बेसिकली दे कंटेन स्टार्च. सो स्टार्च, ग्लूकोज, ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म हैं. हम इन्हें टेस्ट कैसे करेंगे? टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट. आप चाहें तो आप ग्लूकोज जो आप लेते हैं वो भी ले सकते हैं फॉर परफॉर्मिंग द टेस्ट, या फिर आप कोई भी स्टार्च कंटेनिंग फूड आइटम ले सकते हैं. पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन. जी हाँ फ्रेंड्स, जो हम पहले ही प्रिपेयर कर चुके हैं. डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन हम अगर उसमें ऐड करेंगे, कुछ ना कुछ चेंज इन कलर अगर हुआ, कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन अगर हुआ, दिस विल शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट. अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स द presence of starch और carbohydrates. So अगर एक blue black color आया, इसका मतलब कि हमारे food component में starch was present. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आयोडीन सोल्यूशन ये रहा और ये मैंने एक पोटैटो में डाला है जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट होता है. तो उसमें जैसे ही मैंने ये आयोडीन सोल्यूशन डाला तो ये कैसा हो गया, आयोडीन सोल्यूशन का कलर चेंज हो गया टू ब्लू black. So this shows that this food item contains carbohydrates. I hope the test for carbohydrates is clear to you. Let's proceed further. So next अगर हम बात करें, अब हम आ जाएंगे टेस्ट फॉर प्रोटीन. तो प्रोटीन के लिए फ्रेंड्स हमें क्या यूज करना था? हमें यूज करना था कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन सबसे पहले, एंड कॉस्टिक सोडा के सोल्यूशन के साथ हमें उसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन भी डालना था. सो लेट्स सी कि क्या प्रोसीजर होगा. सबसे पहले हम प्रोटीन को लेंगे. अगर हम कोई दाल लें उसमें भी प्रोटीन होता है, बट हम उस दाल को क्या करेंगे, फाइनली पाउडर करेंगे. उसे पाउडर्ड फॉर्म में करने के बाद ही हम उस पर टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं. सो लेट्स सी, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड फॉर टेस्टिंग. इफ द फूड इज सॉलिड यू हैव टू फर्स्ट पाउडर इट. तो आपको सबसे पहले उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. दैट इज इंपॉर्टेंट. आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू पाउडर फॉर्म यू हैव टू टेक अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, एंड उस टेस्ट ट्यूब में 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालेंगे. वाटर डालने के बाद आप उसमें अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डालेंगे, और उसके बाद आप उसमें कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन डालेंगे जो कि हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं. उसके बाद अगर एक वायलेट कलरेशन आया, दिस वुड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अ प्रोटीन. अगर ये ऐड करने के बाद वायलेट कलरेशन आता है, इट शोज दैट फूड पार्टिकल और फूड आइटम कंटेन्स प्रोटीन. द टेस्ट फॉर प्रोटीन इज पॉजिटिव. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एग लिया और हम सबको पता है एग में प्रोटीन होता है. उसमें अगर मैंने NaOH, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन और CuSO4 कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ऐड किया एक टेस्ट ट्यूब में. जी हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दिस इज योर टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब में मैंने अपना सैंपल लिया विच इज प्रोटीन, उसमें वाटर ऐड किया और फिर NaOH और CuSO4 सोल्यूशन ऐड किया. तो मुझे अगर वायलेट कलरेशन मिलेगा, दिस वुड शो दैट प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द गिवन फूड सैंपल. सो आई होप ये आपको क्लियर है. लास्ट वी प्रोसीड फॉर द टेस्ट फॉर फैट्स. अगर किसी भी
खाने की चीज़ में फैट प्रेजेंट है, तो इसका तो बहुत आसान सा टेस्ट है जो हम अपने घर पे अपनी डे टू डे लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हैं। जी हाँ, जब भी हम बाहर से समोसा या कचौड़ी लेकर आते हैं जो कि ऑयल में डीप फ्राई किए जाते हैं, तो जो हमारा कवर होता है, एनवेलोप होता है जिससे हम लेकर आते हैं, जनरली एक ब्राउन कलर का एनवेलोप होता है, वो जो है उसमें ऑयल के स्टेन्स आ जाते हैं। दिस कंफर्म्स दैट द फूड कंटेन्स ऑयल। लेट्स सी द टेस्ट फॉर इट। तो टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। जी हाँ, आपने एक पेपर में फूड आइटम लिया और उसे दबा दिया जोर से, एंड उसके बाद आपने अगर देखा कि इस तरीके का अपीयरेंस आया, यानी कि उसमें ऑयल था, और अगर इस तरीके का अपीयरेंस आया तो उसमें वाटर था, ऑयल नहीं था। तो आप वाटर का एक ड्रॉप और ऑयल का एक ड्रॉप ऐड करेंगे तो पेपर का जो रिएक्शन होगा उसकी तरफ वो डिफरेंट होगा। यहाँ पे पेपर ऑयली हो जाएगा। दिस वुड कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ फैट। तो अगर आप कोई भी फूड सैंपल लें और उससे पेपर में क्रश कर दे और उसके बाद पेपर को खोलें और अगर आपको उसमें ऑयल स्टेन्स दिखाई दे, तो दिस विल शो दैट इट कंटेन्स फैट। सो यू कैन सी दिस एग्जाम्पल एंड this you can observe this. So an oily patch on the paper shows that the food item contains fat. तो friends, आप I hope आपको ये clear है कि हमारे को कोई भी oily patch ही ये बताएगा कि उसमें fat present है और test of fat positive आया है। तो आई होप ये तीनों टेस्ट्स आपको क्लियर होंगे और आज जो हमने कुछ नए केमिकल्स सीखे हैं जैसे कि कॉपर सल्फेट, कॉस्टिक सोडा, आयोडीन, वो आपको क्लियर हो गए होंगे। इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर को, कंपोनेंट्स ऑफ फूड को। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ेंगे। आई एम अवनीत कौर और हमने इसके पहले वाले वीडियोस में इसके पहले जो टॉपिक्स थे वो पढ़े थे, जिसमें कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स और फैट्स का टेस्ट कैसे करना है वो पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स ये हमारी बॉडी के लिए करते क्या है, वाई डू वी ईट दीज फूड्स। सो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। जी हाँ फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है क्योंकि वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो क्या है, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि फ्रूट्स, मिल्क, वेजिटेबल्स। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं विद अ लॉट ऑफ एनर्जी। देयरफॉर कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी रिच फूड्स। सो food containing fats and carbohydrates are also called energy giving foods because fats also give us energy. So I hope this is clear to you. So next we proceed with proteins. Proteins are needed by our body for growth and repair of our body and therefore proteins are known as body building food. तो proteins क्या होते हैं, body building food होते हैं क्योंकि वो हमारी body के जहाँ पे भी repair होता है वहाँ पर use होते हैं. So as you can see the example of protein, flesh, mutton, chicken, egg. So these are the examples of protein rich foods and they what do they do? They act as body building food. जी हाँ, हमने सुना है अगर किसी को भी कोई भी अगर जिम जाता है and if they want to build their body, they are advised to eat proteins. So therefore proteins are known as body building foods. Next we come to vitamins and minerals. So first of all, vitamins help in protecting our body against many diseases. Vitamins also help in keeping our bones, teeth and gums healthy. So vitamins is another category of foods which are important, which provide us a lot of nutrients and protect us from many diseases. So next, अगर मैं vitamins की ही बात करूं, उनके नाम अलग अलग होते हैं. For example, if I talk for vitamin A and vitamin D. So if I talk about vitamin A, what does vitamin A do? Vitamin A जो है वो हमारे आइज के लिए बहुत अच्छा होता है, आई साइट के लिए बहुत अच्छा होता है और अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें कुछ डेफिशिएंसी डिसीज जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है. Again, vitamin C, vitamin E, vitamin D and K. So these are the names of different vitamins.
What does vitamin C, if I consider vitamin C, what are the sources of vitamin C? हमें पता है, हमने ये सुना है विटामिन सी जो है लेमन में होता है, सिट्रस फ्रूट्स में होता है, जैसे कि ऑरेंज हो गया, मौसम्बी हो गई. सो दीज टाइप्स ऑफ फ्रूट्स आर रिच इन विटामिन सी. एंड विटामिन सी जो है ये अगर हमारी बॉडी में कम हो जाए तो इट कैन कॉज अस सम डेफिशिएंसी डिसीज, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. There is also a group of vitamins called as vitamin B complex. So vitamin B complex भी vitamins का एक group है जो हमारी body के लिए essential होता है. So our body needs all types of vitamins for proper growth and maintenance of good health. Why do we need vitamins? For the growth of our body and to maintain good health. Most of the food items usually contain more than one nutrient. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी एक फूड आइटम में एक ही न्यूट्रिएंट हो. जैसे कि अगर हम बात करें दाल्स और पल्सेस की, दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन बोथ. तो ऐसे बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जो एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं और हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं टू डेवलप एंड मेंटेन गुड हेल्थ. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट डाइटरी फाइबर एंड वाटर. व्हाट इज डाइटरी फाइबर? डाइटरी फाइबर यानी रफेज. हमारी बॉडी को रफेज की भी ज़रूरत होती है सो दैट अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी से बाहर जा सके. एंड वाटर इज अ वेरी एसेंशियल सब्सटेंस फॉर आवर बॉडी. वी नो कि वाटर हमारे को किस तरीके से मदद करता है. वाटर स्वेट के फॉर्म में हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ और डिसीजेस को दूर करता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन ऑल्सो. So let's first study about dietary fiber, which are also known as roughage. So let's talk about roughage. Dietary fiber is known as roughage. Roughage is mainly provided by plant products in our food. For example, whole grains, pulses, fresh fruits and vegetables are a rich source of roughage. They help our body to get rid of undigested food. So I hope the role of roughage is clear to all of you. नेक्स्ट इज वाटर. वाटर हमारी बॉडी में किस तरीके से काम आता है? जैसे कि हमने देखा कि वाटर, अगर हम कोई भी खाना खाते हैं, इफ वी इवन ड्रिंक मिल्क, व्हाट डज मिल्क डू? मिल्क में भी तो वाटर होता है. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मिल्क वी ड्रिंक बिकॉज वी नो इट इज गुड फॉर आवर हेल्थ. मिल्क कंटेन्स वाटर ऑल्सो अलॉन्ग विद न्यूट्रिएंट्स. सो water basically what it does is it absorbs nutrients from our food. It also helps in throwing out some waste in the form of urine and sweat, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं. एंड मोस्ट ऑफ द वाटर, जो हमारी बॉडी में वाटर है वो हमें किस तरीके से मिलता है? फ्रूट जूसेस से मिलता है, मिल्क से मिलता है और टी से भी मिल सकता है. सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ वाटर विच वी कंज्यूम. वी एड वाटर टू मोस्ट ऑफ आर कुक्ड फूड. जी हाँ, जब हम कुकिंग करते हैं फूड की तो हम उसमें ऐड करते हैं वाटर. जैसे कि अगर हमें दाल को पकाना है तो हम उसमें पहले वाटर ऐड करते हैं और फिर उसे पकाने के लिए रखते हैं. सो दैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर अस. सो आवर फूड इज ऑल्सो कंटेन्स वाटर. अगर हम राइस की बात करें, अगर हमें राइस को कुक करना है तो वी अगेन यूज वाटर इन इट. So I hope what do these various nutrients do for our body is clear to you. What is the role of carbohydrates, fats, proteins and minerals and vitamins is clear to you. In our next video we'll be studying about balanced diet and deficiency diseases. Thank you. Hello friends, welcome to Magnet Brains. आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड. दिस इज द चैप्टर नंबर 2 और हमने इस चैप्टर के बारे में हमारे प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा है. आज हम पढ़ेंगे अबाउट अ बैलेंस्ड डाइट एंड अबाउट लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड एंड डेफिशिएंसी डिसीजेस. सो बेसिकली अगर मैं बोलूँ, कभी कभी हम ऐसा सुनते हैं कि अगर हम फूड को ओवर कुक कर दें तो उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो चले जाते हैं, या फिर अगर हम फ्रूट्स को आफ्टर पीलिंग वॉश करें तो उनके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स वॉश ऑफ हो जाते हैं और वो हमारी डाइट में इंक्लूड नहीं हो पाते हैं. तो यही होता है लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स. तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कि न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को वॉश किया जाए आफ्टर कटिंग या पीलिंग तो इससे जो है लॉस ऑफ
विटामिन हो सकता है, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम राइस और पल्सेस का रिपीटेड वॉशिंग करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे भी उनके जो मिनरल्स है वो रिमूव हो जाएंगे एंड कुकिंग की वजह से भी कुछ न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाता है। नेक्स्ट, मेनी प्रोटीन्स and considerable amount of minerals are lost if excess of water is used during cooking and is thrown away। जैसे कि हम राइस को बॉईल करते हैं और वॉश करते हैं और उसका जो पानी होता है अगर हम वो फेंक दें तो काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स उस पानी के साथ ही चले जाते हैं और हमारी डाइट में इंक्लूड नहीं हो पाते हैं। विटामिन सी गेट्स डिस्ट्रॉयड ईजिली बाय हीट। अगर हम किसी भी विटामिन सी कंटेनिंग सब्सटेंस को हीट करेंगे तो विटामिन सी उसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। So this is how loss of nutrients takes place. But हमें इस लॉस को अवॉइड करना है ताकि हमारी जो डाइट हो वो बैलेंस डाइट हो और हमारी बॉडी और गुड हेल्थ में वो हमें हेल्प करे। So now let's proceed to what is a balanced diet. बैलेंस्ड डाइट का मतलब होता है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो एक प्रॉपर अमाउंट में, यानी कि एक ऐसी डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, डाइटरी फाइबर यानी कि रफ वेज और वाटर एक प्रॉपर अमाउंट में हो, उसी डाइट को हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। तो हम डेफिनेशन देखते हैं। For growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities. जो हमारी quantities होनी चाहिए वो एकदम right quantities होनी चाहिए और उसमें good amount of roughage and water भी होना चाहिए और ऐसे ही डाइट को हम बोलते हैं balanced diet. Now, let's see कि balanced diet अगर हमें लेनी है तो what are the food which we should include in our diet. हम देख सकते हैं examples of balanced diet would be pulses, groundnut, soya bean, sprout seeds, moong dal and gram, fermented foods such as idli, a combination of flours, misi roti, thepla made from cereals and pulses, fruits like banana and vegetables. They all provide us the essential nutrients for our body which help us to maintain a balanced diet. बट अगर डाइट बैलेंस्ड ना हो तो उसमें क्या होगा, फिर क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। अगर हमारी डाइट बैलेंस्ड नहीं है तो हमें कोई ना कोई डिसीज हो जाएगा विच इज़ नोन एज अ डेफिशिएंसी डिसीज। डेफिशिएंसी मतलब कमी। अगर किसी भी न्यूट्रिएंट की हमारी बॉडी में कमी हो जाएगी तो हमें जो डिसीज होगा उसी को हम बोलेंगे डेफिशिएंसी डिसीज। हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अगर मैं बात करूं, a person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. The lack of that nutrient causes a disease known as deficiency disease. For example, अगर आपके खाने में प्रोटीन की कमी है, अगर आप ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें प्रोटीन है ही नहीं, तो आपको कुछ लंबे समय के बाद आपको ये ऑब्जर्व होगा कि आपको कोई स्किन डिसीज हो सकता है या डिसकलरेशन ऑफ हेयर हो सकता है या फिर डायरिया हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हम बात करें, अगर एक पर्सन जो है इफ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देन द पर्सन इज सेड टू बी सफरिंग फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी, यानी कि तब उसको क्या हो जाएगी, उसी प्रोटीन या उसी विटामिन की डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी अगर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की हो, वो डेफिशिएंसी जो है हमारे बॉडी में जो डिसऑर्डर कॉज करती है, जो डिसीज कॉज करती है, उसे डेफिशिएंसी डिसीज कहते हैं। तो अगर मैं बोलूँ विटामिन सी की अगर हमारी बॉडी में कमी हो जाए तो हमारे को कौन सा डिसीज होता है, स्कर्वी। और स्कर्वी डिसीज में हमारे जो गम्स होते हैं वो ब्लीड करना स्टार्ट कर देते हैं, उनमें से खून आना स्टार्ट हो जाता है। सो इन दिस डायग्राम यू कैन सी द ब्लीडिंग गम्स। यहाँ पे जो है ब्लड आ रहा है गम्स में से, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसको स्कर्वी है। तो स्कर्वी की वजह से जो है, यानी कि विटामिन सी की कमी की वजह से जो है ब्लीडिंग गम्स है, जो कि एक डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी की वजह से हुआ है डिसीज नोन एज स्कर्वी। So now let's proceed to the other deficiency diseases. So if we see disease that occurs due to lack of nutrients over a long period of time are known as deficiency diseases. Example, if a person did not get protein, अगर प्रोटीन की कमी हो जाए डाइट में तो क्या कॉज होगा, लेट्स सी। अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो स्टंटेड ग्रोथ, यानी इंसान की ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, रुक जाएगी ग्रोथ, या फिर डिसकलरेशन ऑफ हेयर, या फिर स्किन डिसीजेस, या फिर डायरिया भी हो सकता है। तो डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स वुड कॉज
स्किन डिसीज. सो एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर स्किन डिसीज है जो कि पिक्चराइज्ड है, और स्किन डिसीज की वजह से ये जो हालत हुई है स्किन डिसीज है, और ये किसकी वजह से हुआ है? प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से. सिमिलरली अगर हमारी डाइट में से कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स दोनों ही कम हो जाए, दोनों की ही डेफिशिएंसी हो जाए, तो हमारी प्रॉपर ग्रोथ हो ही नहीं पाएगी. तब ऐसा कोई इंसान जो होगा वो बहुत ही लीन यानी कि बहुत ही पतला सा होगा और बहुत ही वीक होगा. So if the diet is deficient in both carbohydrates and proteins, then over a long period of time the growth may stop completely. The growth may stop completely. Such a person may become weak, lean or thin, and he or she may not be even able to walk or move. So अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की ही कमी हो जाए हमारी बॉडी में, तो उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा वीक और लीन हो जाएगा, जिसको भी डेफिशिएंसी है वो. सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिशिएंसी डिसीजेज इज क्लियर टू यू. सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू सम इम्पॉर्टेंट डिसीजेज जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, और ये डेफिशिएंसी डिसीजेज है. जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, विटामिन सी की अगर हमारी बॉडी में कमी हो तो वो हमें कौन सा डिसीज कॉज करेगा? स्कर्वी, जिसकी कि हम इमेज भी देख चुके हैं इसके पहले वाली स्लाइड में. तो द इमेज showed us bleeding gums and the wounds take longer time to heal अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी है. नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं विटामिन ए. विटामिन ए की कमी की वजह से जो है आईसाइट वीक होती है, पुअर विजन होता है और लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस हो जाता है, यानी अंधेरे में दिखना एकदम बंद हो जाता है, और इसी बीमारी को बोला जाता है नाइट ब्लाइंडनेस. नेक्स्ट विटामिन बी1. विटामिन बी1 से जो डिसीज होता है उसका नाम है बेरीबेरी. इसका मतलब है वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क. ऐसा जो भी इंसान होगा वो जो है बहुत थके हुए रहेंगे एंड दे वुड हैव नो एनर्जी टू वर्क. नेक्स्ट वी प्रोसीड विद विटामिन डी. विटामिन डी जो है हमें पता है विटामिन डी का एक सोर्स होता है सनलाइट. तो विटामिन डी जो है अगर उसकी कमी हो जाए हमारी बॉडी में तो हमारे को एक डिसीज होगा नोन एज रिकेट्स. हमारी जो बोन है उसमें डिफॉर्मिटीज आ जाएंगी और बोन्स सॉफ्ट और बेंट हो जाएंगी. सो दैट विल हेल्प अस, दैट विल नॉट अलाउ अस टू मूव प्रॉपरली. नेक्स्ट कैल्शियम इज अ मिनरल. कैल्शियम हम सबको पता है, हमें बोला जाता है कि आपको इफ यू कंज्यूम मिल्क तो मिल्क इज रिच इन कैल्शियम. तो अगर कैल्शियम की कमी होगी तो अगेन हमारी बोन और टीथ इफेक्ट होंगे और बोन और टीथ डीके स्टार्ट हो जाएगा. तो दिस इज नोन एज वीक बोन्स एंड टूथ डीके which is caused due to lack of calcium in the body. Next is iodine. हमने ऑब्जर्व किया है कि कभी कभी कुछ लोगों का ये जो नेक वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाता है. दैट इज बिकॉज उनको एक डिसीज होता है नोन एज गोइटर, और वो आयोडीन की कमी की वजह से होता है, और थायराइड ग्लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाता है. सो आयोडीन जो कि एक मिनरल है उसकी कमी से जो डिसीज होता है उसका नाम होता है गोइटर, और गोइटर में ग्लैंड इन द नेक अपीयर टू बी सोलन. लास्ट वी प्रोसीड विद आयरन. जी हाँ, हम सबको पता है कि आयरन जो है बहुत ज़्यादा स्पिनच में प्रेजेंट होता है. तो आयरन की अगर हमें डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें कौन सा डिसीज कॉज होता है? अनीमिया. और अनीमिया में क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स हमारे बहुत कम हो जाते हैं और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है. सो आई होप दीज डेफिशिएंसी डिसीजेज आर क्लियर टू यू. और ये टेबल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये टेबल पूरी याद होनी चाहिए फॉर योर स्कूल एग्जाम्स एज वेल. सो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के कंपोनेंट्स ऑफ फूड के कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को डील करेंगे. थैंक यू. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्लास 6 साइंस के कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1. नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड. हमारे फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? यस, वी हैव स्टडीड अबाउट इट इन आवर प्रीवियस वीडियोस. हमारे फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे आर कार्बोहाइड्रेट्स,
fats, proteins, vitamins, minerals. So these are the major nutrients in our food, out of which carbohydrates, fats and proteins are the most important ones. Next, name the following the nutrients which mainly give energy to our body. जी हाँ, हमने पढ़ा था एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो है वो हमारे एनर्जी गिविंग फूड्स हैं. नेक्स्ट, a vitamin required for maintaining good eyesight. हमने पढ़ा था हमारी लास्ट वीडियो में कि गुड आईसाइट के लिए हमें विटामिन ए चाहिए होता है. सो योर आंसर वुड बी विटामिन ए. नेक्स्ट, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी के ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए हमें चाहिए होते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स. नेक्स्ट, a mineral that is required for keeping our bones healthy. अगर हमें हमारे bones को healthy रखना है तो the mineral which we need is calcium. So now let's proceed to the next question. Name 2 foods each rich in. अब हमें बताना है कि कोई ऐसा food जो कि fats में rich हो. जी हाँ, तो हमारे पास ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं फूड के जो कि फैट में रिच हो. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से यू हैव, जो आप चिप्स खाते हैं उसमें भी फैट्स होता है. जो आप कंज्यूम करते हैं पोटैटो, उसमें भी कुछ अमाउंट ऑफ फैट होता है. सो यू कैन गिव एग्जाम्पल ऑफ मेनी फूड्स विच आर रिच इन फैट्स. अगेन इफ आई कम टू स्टार्च, स्टार्च रिच फूड्स कौन से होते हैं? जो हम पल्सेस खाते हैं, जो हम चपाती खाते हैं, आटा जिससे वो बनती है, दैट इज अगेन रिच इन स्टार्च. देन डाइटरी फाइबर. डाइटरी फाइबर इज प्रेजेंट इन फ्रूट्स. जैसे कि हम बात करें एप्पल, एप्पल का जो कवरिंग होता है उसको पील नहीं करना चाहिए बिकॉज इट्स रिच इन रफेज विच इज द डाइटरी फाइबर. सो यू कैन से फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन डाइटरी फाइबर. देन लास्ट इज प्रोटीन्स. प्रोटीन रिच फूड्स हम सबको पता है यार, एग, मीट, फिश etc. So there are many foods which are rich in fats, starch, dietary fiber and protein. So I would write some examples for you over here. When we talk about starch, about dietary fibers, about proteins. So friends, we know that egg contains protein, meat contains protein, chicken contains protein. So these can be the examples of the foods. So I hope these questions are clear to you. Now let's proceed to the next set of questions. So tick the correct statement. By eating rice alone, we can fulfill the nutritional requirements of our body. Is it true or false? So अगर हम केवल राइस खाएं तो क्या हमारी बॉडी के सारे न्यूट्रिशन हमें मिल सकते हैं? नो, द आंसर इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट, डेफिशिएंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट. एब्सोल्युटली करेक्ट. अगर हम एक बैलेंस्ड डाइट खा रहे हैं तो डिफिशिएंसी हमें नहीं होगी किसी भी न्यूट्रिएंट की.
Next, balanced diet for a body should contain a variety of food items. Absolutely correct. Meat alone is sufficient to provide all the nutrients of our body. तो क्या अगर हम केवल मीट खाएं तो हमारे सारे न्यूट्रिशन अलाउ हो जाएंगे, फुलफिल हो जाएंगे? नो, बिकॉज मीट इज रिच ओनली इन प्रोटीन्स. सो ओनली प्रोटीन्स वाला डाइट वुड नॉट बी अ बैलेंस डाइट. सो दिस इज इनकरेक्ट. I hope these questions are clear to you. Next, dash is caused by deficiency of vitamin D. विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जो डिसीज होता है उसे बोला जाता है रिकेट्स, जो कि बोन डिफॉर्मिटीज कॉज करता है. सो लेट्स राइट द आंसर. The answer is rickets. Deficiency of dash causes a disease known as beriberi. जी हाँ, विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होता है बेरीबेरी, विटामिन B1. नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिसीज. जी हाँ, हमने जैसे देखा था ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, उसी डिसीज को बोला जाता है स्कर्वी. उसी डिसीज को बोला जाता है स्कर्वी. नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. विटामिन ए की अगर कमी होगी तो हमारी आईसाइट को इम्पैक्ट करेगी और उसी को बोला जाता है, रात में कम दिखने को बोला जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस. सो द आंसर इज विटामिन ए. सो आई होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू एंड ये क्वेश्चंस जो हैं आपकी हेल्प करेंगे. आपकी एनसीईआरटी में भी आपको इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे. क्लास 6 साइंस का चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. तो फ्रेंड्स, मटेरियल्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, हम हमारे आसपास कितने सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं. जैसे कि मैं आपको बोलूँ, एक कांच का ग्लास इज़ एन ऑब्जेक्ट, द हाउस विच यू लिव इन इज़ एन ऑब्जेक्ट. तो ऐसे ही हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें हमने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से डिज़ाइन किया होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप पानी किस में पियेंगे, एक कांच के ग्लास में पियेंगे या एक ग्लास जो कि एक ऐसा ग्लास हो जो कि क्लॉथ का बना हो, यानी कि हम बात करें क्लॉथ टम्बलर या ग्लास टम्बलर, आप क्या प्रेफर करेंगे? आप बोलेंगे ग्लास टम्बलर, बिकॉज क्लॉथ टम्बलर में से तो पानी लीक हो जाएगा. सो दिस इज़ द रीज़न कि हमारे जो भी ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास होते हैं, हमने उनको एक अलग तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है एज पर देयर यूज़ फॉर आवर कन्वीनियंस. सो वी हैव टू सॉर्ट materials into groups. We have to classify them so as to make it convenient for us to use them. So now what is classification? Classification होता क्या है? मैंने अगर आपको बोला कि कपड़े धोने का साबुन, बिस्किट, ये दोनों क्या आप एक कैटेगरी में रख सकते हैं, एक ग्रुप में रख सकते हैं? आप बोलेंगे नहीं, कपड़े धोने का साबुन तो हम खा नहीं सकते, बिस्किट तो हम खा सकते हैं. कपड़े धोने के साबुन से हम कपड़े धो सकते हैं, बिस्किट से हम कपड़े नहीं धो सकते. तो ये दो अलग ग्रुप्स में आ गए. सो दिस इज नोन एज डिवाइडिंग और क्लासिफाइंग सब्सटेंसेज इनटू ग्रुप्स. सो नाउ लेट्स सी द बेसिक डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन. ग्रुपिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर इज नोन एज क्लासिफिकेशन. जैसे कि मैंने बोला कि जो हमारे डिटर्जेंट है उनके साथ हम कपड़े धोने का साबुन भी रख सकते हैं, राइट. जो हमारे बिस्किट्स हैं उनके साथ हम मैगी भी रख सकते हैं, बिकॉज मैगी भी हम खा सकते हैं, हम बोलते हैं मैगी इज ऑल्सो एडिबल, राइट. हम उसमें मिल्क भी रख सकते हैं, राइट. सो दिस इज हाउ वी ग्रुप सिमिलर थिंग्स टुगेदर. नाउ क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू हैव अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ थिंग्स. हमें एक सिस्टम में सिस्टमैटिक तरीके से हमें क्लासीफाई करना होता है चीज़ों को हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से. नेक्स्ट, हैव अ जनरल आइडिया अबाउट ऑल द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप and know how they are different from those of other groups. For example, जब हम मॉल में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम अगर देखें, कपड़े खरीदने की दुकान अलग होती है, जूते खरीदने की दुकान अलग होती है. सो दिस इज़ हाउ जो भी चीज़ें एक जैसी हैं उनको अलग रखा जाता है और दूसरे ग्रुप से जो एक जैसी है. तो अगर मैं बात करूँ, जैसे कि अगर हम बिग बाज़ार जाएँ तो वहाँ पर क्या होता है, हमें जो है वेजिटेबल्स अलग दिखते हैं, फ्रूट्स अलग दिखते हैं. फिर अगर मैं बात करूँ पैक्ड आइटम्स की, जैसे मैगी हो गया, बिस्किट्स हो गए, वो सब हमें अलग दिखते हैं. तो दैट इज़ वाई इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई इस तरीके का क्लासिफिकेशन किया जाता है. जैसे कि कोई अननोन बंदा जैसे कि मॉल में जाए तो वो ईजिली देख पाए, अगर उसे फ्रूट्स खरीदने तो वो डिफरेंट सेक्शन में जाए, अगर उसे बिस्किट्स खरीदने तो वो डिफरेंट सेक्शन में जाए. सो इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई वी क्लासीफाई.
सो आई होप द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन इज क्लियर टू यू. नाउ अब हम ये जो मटेरियल्स हैं इनको हम किस किस बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, अब हमें ये देखना है. तो जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, लेट्स हैव अ लुक. लस्टर या अपीयरेंस, ट्रांसपेरेंसी, हार्डनेस, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, फ्लोटिंग और सिंकिंग इन वाटर एंड सॉल्युबिलिटी. तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ को हम अलग अलग करके एक एक करके डिटेल में अब स्टडी करेंगे. लेट्स मूव फर्दर. तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी पहली प्रॉपर्टी है लस्टर और अपीयरेंस. तो अब मैं अपनी पहली प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताना चाहती हूँ. व्हाट इज लस्टर? लस्टर मीन्स शाइन. आपने देखा होगा आपकी मदर को ऑर्नामेंट्स पहनते हुए, वो ऑर्नामेंट्स को वो बोलती है गोल्ड. गोल्ड के ही ऑर्नामेंट्स क्यों बनाते हैं? बिकॉज गोल्ड हैज़ अ प्रॉपर्टी टू शाइन, इट हैज़ अ लस्टर. तो ऐसे सब्सटेंसेस जो शाइन करे उन्हें बोला जाता है लस्ट्रस, और जो शाइन ना करे उन्हें बोला जाता है नॉन लस्ट्रस. लेट्स रीड द डेफिनेशन. You may have noticed that many things shine. They have a luster. Materials that shine are called lustrous, and those which do not shine are called non-lustrous. Right? Now next, if I can show you here in the diagram, you can see कि ये जो substances है ये shine कर रहे हैं. That is why they are known as lustrous, and they are said to possess a luster. Next, अगर मैं बात करूँ metallic substances, यानी कि जैसे ज्वेलरी में जो यूज़ किए जाते हैं, यूटेंसिल्स में, कटलरी में, ये सब जो होते हैं ये क्या होते हैं? लस्ट्रस होते हैं, शाइनी होते हैं. नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं ऑन एक्सपोजर टू एयर, मोस्ट मेटल्स लूज देयर लस्टर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. वी कैन से दैट द मेटल इज टार्निश्ड. कभी कभी क्या होता है जब हम देखें कि सिल्वर की रिंग अगर हम देखें थोड़े टाइम बाद काली हो जाती है. तो वो सिल्वर की रिंग काली क्यों हो जाती है? क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ आसपास जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन गैस मौजूद है. तो ऑक्सीजन गैस इस जो ये सिल्वर मेटल है उसके साथ कुछ ना कुछ रिएक्शन करती है, जिसकी वजह से ये जो है सिल्वर रिंग ब्लैक हो जाती है. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टार्निशिंग, टार्निशिंग ऑफ मेटल. तो ये क्यों होता है? क्योंकि आसपास जो ऑक्सीजन है वो मेटल के साथ रिएक्ट कर जाती है. तो आई होप लस्टर, दैट इज द प्रॉपर्टी टू शाइन, इज क्लियर टू यू. नाउ we'll be proceeding to the next property. ट्रांसपेरेंसी. तो ट्रांसपेरेंसी के बारे में तो मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर मैं आपसे बात करूँ एक पानी का ग्लास जिसमें जो कि कांच का होता है और उसमें हम पानी अगर डाल दें और उस ग्लास को मैं आपके और अपने बीच में रख दूँ, क्या उसके आर पार मैं आपको देख पाऊंगी? द आंसर इज यस. वाई? बिकॉज वाटर इज ट्रांसपेरेंट. सिमिलरली अभी यहाँ पे क्या मौजूद है? एयर. क्या मैं आपको देख पा रही हूँ? यस. क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? यस, बिकॉज एयर इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट. अदर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस कुड बी ग्लास. एक अगर मैं यहाँ पे कांच का वॉल लगा दूँ तो आपको मैं देख पाऊंगी, आप भी मुझे देख पाएंगे. सो ग्लास इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल. नाउ व्हाट इज द रीज़न? क्या रीज़न है कि कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट होती है? ट्रांसपेरेंट होने का ये मतलब है ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स लाइक ग्लास एंड सम प्लास्टिक्स अलाउ मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन देम टू पास थ्रू. क्योंकि लाइट पास हो पा रही है तभी हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं. वहीं अगर यहाँ पे कांच की बजाय मैं एक वुड का दरवाज़ा या एक वुड का वॉल लगा दूँ तो क्या आप मुझे देख पाएंगे? नहीं, बिकॉज वुड इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट. तो जो सब्सटेंसेस ट्रांसपेरेंट नहीं होते हम उन्हें ओपेक बोलते हैं, यानी जिनके आर पार देखा ना जा सके, क्योंकि उनके आसपास उनके आर पार लाइट पास नहीं कर पाती है. बट अगेन देयर आर सम सब्सटेंसेस जिनके आर पार देखा जा भी सकता है और ना भी देखा जा सकता है, यानी कि वो ना पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होते हैं ना पूरी तरीके से ओपेक होते हैं. वो मिडिल कैटेगरी में आते हैं एंड दे आर नोन एज ट्रांसलूसेंट. फॉर एग्जाम्पल, अब ये तो बहुत ही जाहिर सा क्वेश्चन है कि क्या इसका एग्जाम्पल है. कभी कभी हम देखते हैं कुछ कांच के ग्लास ऐसे होते हैं जिनके थ्रू हम पार्शियली देख पाते हैं, कंप्लीटली नहीं देख पाते. उसी को हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस का एग्जाम्पल लूँ, उसका एग्जाम्पल है फ्रॉस्टेड ग्लास, जिसके थ्रू हम सिर्फ आर पार पूरी तरीके से नहीं बट थोड़ा सा ही देख पाते हैं. और एग्जाम्पल फ्रेंड्स आपने आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज़ किया होगा
बटर पेपर, वैक्स पेपर, ये सारी जो चीज़ें हैं इनके थ्रू भी आप पार्शियली ही देख सकते हैं, कंप्लीटली नहीं देख सकते. सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स. They allow some of the light falling on them to pass through, whereas opaque materials do not allow light to pass through them. तो अगर ये बिल्कुल ही अलाउ नहीं कर रहे हैं तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, translucent materials. So friends, now let's proceed to our next property of materials, which is hardness. So अब hardness क्या होती है? अगर हम हार्डनेस और सॉफ्टनेस की बात करें तो कोई भी हार्ड सब्सटेंस क्या होता है, जैसे हम प्रेस नहीं कर सकते, और सॉफ्ट सब्सटेंस क्या होता है, जो कि ईजिली हम प्रेस कर सकते हैं, जिसकी हम शेप ईजिली चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूँ वॉल, आपके घर में जो दीवार है, क्या वो हार्ड है कि सॉफ्ट? आपका आंसर होगा हार्ड. बट अगर मैं बात करूँ एक स्पॉन्ज की, तो क्या स्पॉन्ज हार्ड है कि सॉफ्ट? आपका आंसर होगा सॉफ्ट. नाउ लेट्स गो टू द डेफिनेशन. You cannot change the shape of a hard material by pressing it or cut it easily. So this is the definition of hardness. In contrast, you can easily change the shape of a soft material by pressing it or stretching it. तो I hope friends आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि हार्डनेस और सॉफ्टनेस क्या होता है. हम थोड़े से एग्जाम्पल्स देखते हैं. अगर मैं आपसे बात करूँ हार्ड सब्सटेंसेस की, तो अगर मैं आपसे बोलूँ एक वुडन ग्लास, एक वुडन का जो कोई भी सब्सटेंस जो वुड का बना हो, क्या आप उसको हार्ड बोलेंगे या सॉफ्ट? ऑफ कोर्स इट इज़ हार्ड, बिकॉज उसको आप प्रेस करेंगे तो उसका शेप चेंज नहीं होगा. सिमिलरली अगर मैं आपसे कोई भी ऐसा सब्सटेंस बोलूँ, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ पिलो, पिलो को आप क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं, राइट. सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉफ्ट सब्सटेंस, राइट. Hard materials are used to make vehicles, machines and furniture, while soft materials are used to make cushions and clothing. जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल देखा, द क्लोथ्स विच वी आर वेयरिंग. अगर मैं क्लोथ्स की एक पाइल लगा दूँ और मैं उसे दबाना चाहूँ तो वो ईजिली दब जाती है, बिकॉज क्लोथ्स आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट मटेरियल्स. तो आई होप हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस इज क्लियर टू यू. नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. Next property is ductility. So friends, what is ductility? Ductility यानी कि एक प्रॉपर्टी जिससे हम किसी भी सब्सटेंस को वायर्स के फॉर्म में बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने अपने घर में ही देखा होगा, वायर्स बनी होती है कॉपर की. तो वो वायर्स कॉपर की क्यों बनी होती है? क्योंकि कॉपर की प्रॉपर्टी होती है कि इट इज़ डक्टाइल, यानी कि उस मेटल को हम वायर्स के फॉर्म में बना सकते हैं, तभी तो वो यूज़ होता है घर में इलेक्ट्रिक वायर्स के लिए. Let's see the definition. A solid material is ductile if it can be bent or its shape can be changed into without breaking it. यानी टूटे बिना वो वायर के फॉर्म में लाया जा सके. So a ductile material can be drawn into wires. Now what is malleability? The next property which we'll see is malleability. तो malleable होने का मतलब है वायर्स नहीं, शीट्स में कट हो पाना. तो कोई एक ऐसा मेटल जो शीट्स में डिवाइड हो पाए उसको हम बोलेंगे malleable, but without breaking. Let's see the definition. A solid material is said to be malleable if it can be beaten or pressed into sheets or foils. Right? A solid material that breaks on being bent, beaten or pressed is called brittle. यानी कि अगर हम उसे शीट्स के फॉर्म में डिवाइड करना चाह रहे हैं और वो ब्रेक हो जा रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, ब्रिटल बोलेंगे. तो फ्रेंड्स अगर मैं आपसे बोलूँ ये एक एग्जाम्पल है, ये वायर्स का एग्जाम्पल है, तो अगर ये वायर्स का आप एग्जाम्पल देखें, बहुत सारी पतली पतली वायर्स एक दूसरे के साथ वूंड है. ये मेटल वायर के फॉर्म में आया तो आया कैसे? ये मेटल वायर के फॉर्म में इसीलिए आया क्योंकि ये मेलिएबल और डक्टाइल दोनों है. तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी शो हो रही है ये डक्टिलिटी है. अगर मैं आपसे एक एग्जाम्पल देना चाहूँ, गोल्ड का एक ग्राम ब्रेक किया जा सकता है इनटू अ वायर ऑफ 2 किलोमीटर लेंथ. यानी 1 ग्राम गोल्ड को हम वायर में बना सकते हैं जिसकी लेंथ होगी 2 किलोमीटर्स. दैट इज वाई गोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट डक्टाइल मेटल. तो आई होप फ्रेंड्स आज जो भी हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स पढ़ी हैं वो आपको समझ में आ गई हैं और वो आपको क्लियर है. और प्रॉपर्टीज के बारे में हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू.
हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम पढ़ेंगे सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, जो कि क्लास 6 साइंस का चैप्टर है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन क्या होता है? किसी भी चीज़ को सिस्टमेटाइज करना, यानी उसे क्लासिफाई करना। जैसे कि अगर मैं कभी किसी मॉल में जाती हूँ तो वहाँ मैं ये देखती हूँ कि किसी भी ग्रॉसरी स्टोर में मुझे बिस्किट्स अलग सेक्शन में मिलता है, मैगी अलग सेक्शन में मिलती है, सोप्स अलग सेक्शन में मिलते हैं। तो दिस इज़ नोन एज क्लासिफिकेशन। थिंग्स को सिंप्लीफाई करना ताकि विजिटर ये समझ पाए कि उसको कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी। तो इसी तरीके से हमने मटेरियल्स को भी सिंप्लीफाई करने के लिए उन्हें क्लासीफाई करना ज़रूरी होता है। तो आइए हम देखते हैं व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन। ग्रुपिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, यानी एक जैसी चीज़ों को एक साथ रखना क्लासिफिकेशन कहलाता है। Classification is necessary to have a systematic knowledge of things and have a general idea about all the members of a group and know how the members of a group are different from the other members of the other groups. तो I hope classification की क्या need है वो आपको समझ में आ गया होगा। So प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। लस्टर, जिसे हम कहते हैं शाइन या अपीयरेंस, ट्रांसपेरेंसी, हार्डनेस, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, फ्लोटिंग और सिंकिंग इन वाटर एंड सॉल्युबिलिटी। हमें इन सभी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। तो आइए हम पढ़ते हैं लस्टर के बारे में। सबसे पहले तो लस्टर यानी भी किसी भी चीज़ का अपीयरेंस, यानी कि अगर मैं बोलूँ, आपने देखा होगा गोल्ड शाइन करता है, यानी कि मैं कह सकती हूँ उसमें लस्टर है, तभी तो मैं उसे ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। यू मे हैव नोटिस दैट मेनी थिंग्स शाइन बिकॉज दे हैव लस्टर। मटेरियल्स दैट शाइन आर कॉल्ड लस्ट्रस while those which don't shine are called non-lustrous। तो आप यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं लस्ट्रस सब्सटेंसेस के। All metallic substances, example, materials used for making jewelry, utensils, cutlery, water taps, flower vases are lustrous. On exposure to air, most metals lose their luster in due course of time and we say that metals have tarnished. जैसे कि अगर मैं बात करूँ, हम देखते हैं सिल्वर, थोड़े टाइम के बाद सिल्वर ज्वेलरी या सिल्वर रिंग हम पहनते, थोड़े टाइम के बाद वो ब्लैक हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, क्योंकि वो थोड़े टाइम के बाद अपना लस्टर या अपनी शाइन लूज कर देता है। सो आई होप लस्टर क्या होता है वो आपको क्लियर है। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आएंगे, विच इज़ ट्रांसपेरेंसी। अगर मैं बात करूँ, यहाँ बीच में एयर है और आप मुझे देख पा रहे हैं। अगर मैं यहाँ बीच में वाटर भी रखूँ तो भी आप मुझे देख पाएंगे। तो ये सब्सटेंसेस हुए ट्रांसपेरेंट। जैसे कि अगर यहाँ मैं ग्लास भी रखूँ तो आप मुझे देख पाएंगे। सो ये सब्सटेंसेस जो लाइट को अलाउ करते हैं पास करना, वो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस कहलाते हैं और उनकी इस प्रॉपर्टी को ट्रांसपेरेंसी बोला जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ग्लास, इसके आर पार आप देख पाएंगे। So transparent materials, glass and some plastics allow most of the light falling on them to pass through। अच्छा, बट हमने कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस जैसे ऑयल पेपर, या फिर अगर मैं बात करूँ जो हम यूज़ करते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट में बटर पेपर, ये जो है इनके आर पार हम कुछ थोड़ा बहुत देख सकते हैं, कम्प्लीटली नहीं देख सकते। इनको हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट सब्सटेंसेस, क्योंकि ये थोड़ी सी लाइट को अपने थ्रू पास होने देते हैं बट थोड़ी सी लाइट को ब्लॉक कर देते हैं। सो अगर हम बात करें ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल ऑयल्ड पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास, अलाउ सम लाइट फॉलिंग ऑन देम टू पास थ्रू। बट अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे मैं एक दरवाज़ा रख दूं वुड का, तो क्या आप मुझे देख पाएंगे? नहीं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनके थ्रू लाइट पास हो ही नहीं सकती, वो कहलाते हैं ओपेक सब्सटेंसेस या ओपेक ऑब्जेक्ट्स। For example, wood, cardboard, almirah, there are many examples of opaque objects. So I hope transparency is clear to you. Next हम पढ़ेंगे हार्डनेस के बारे में। कुछ सब्सटेंसेस हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं। तो हार्ड और सॉफ्ट सब्सटेंसेस की अगर मैं बात करूँ, जैसे यहाँ पे ये मेरे पास मिनरल है, ये स्टोन्स हैं, दे आर वेरी हार्ड।
So you cannot change the shape of a hard material by pressing it or cutting it easily. जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ वॉल है, क्या मैं उसे धक्का मारूंगी तो क्या उसकी शेप चेंज हो जाएगी? नहीं, तो इट इज़ अ वेरी हार्ड ऑब्जेक्ट. In contrast, you can easily change the shape of a soft object by pressing it or by stretching it. You can also easily cut it. So hard materials are used to make vehicles, machines, furnitures, while soft materials are used to make cushions, clothing, pillow. जो आप कपड़े पहनते हैं, they are made up of soft material, तभी तो आप उन्हें easily fold करके रख सकते हैं. तो आई एम श्योर हार्ड और सॉफ्ट सब्सटेंसेस क्या होता है वो तो आपको पता ही होगा, आपने अपनी डे टू डे लाइफ में देखा ही होगा. आप जब कुशन पे सोते हैं वो एकदम दब जाता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है बिकॉज इट इज सॉफ्ट. डक्टिलिटी. सो अगर मैं किसी सब्सटेंस की बात करूं कि उसमें ऐसी प्रॉपर्टी हो कि उसमें से मैं वायर्स बना सकूं, उसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी. जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके घर में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि मैं वायर्स की बात करूं, तो कुछ ऐसा सब्सटेंस, कोई ऐसा मेटल जिसको कि मैं वायर की शेप दे सकूं, वही तो आप इलेक्ट्रिकल वायर्स में अपने घरों में यूज़ करते हैं. तो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये गोल्ड की वायर्स है, तो मैंने क्या किया, गोल्ड मेटल को वायर के फॉर्म में कन्वर्ट किया एंड दिस इज नोन एज ductility. So gold is the most ductile metal. A solid material is ductile if it can be drawn into wires, it can be bent or its shape can be bent or its shape can be changed without breaking it. A ductile material can be drawn into wires. Malleability क्या होता है? अब वायर्स में ड्रॉ कर लिया, बट कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनको थिन शीट्स में भी बीट कर सकते हैं. तो अगर किसी को शीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया देन दैट मेटल इज कॉल्ड मेलिएबल. जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं मेलिएबिलिटी का. अ सॉलिड मटेरियल इज सेड टू बी मेलिएबल इफ इट कैन बी बीटन और प्रेस्ड इनटू थिन शीट्स ऑफ फॉइल्स. जैसे कि हम एल्यूमिनियम फॉइल की बात करें, a solid material that breaks on being bent, beaten or pressed is called brittle. तो अगर मैं जिसको बीट करूँ और वो शीट्स की बजाय वो टूट ही जाए शीट्स में आने की बजाय, उससे मैं बोलूँगी मेलिएबल का ऑपोजिट brittle. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट डक्टाइल एंड मेलिएबल मेटल्स. तो गोल्ड और सिल्वर क्या होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं और मेलिएबल भी होते हैं. तो आई होप डक्टिलिटी and malleability is clear to you. Next, floating or sinking in water. तो हमने देखा मैं अगर एक लोहे का कील पानी में डालूंगी तो वो नीचे सिंक कर जाएगा, बट अगर मैं आइस को वाटर पे डालूंगी तो वो फ्लोट करेगी. सो सम सब्सटेंसेस फ्लोट इन वाटर लाइक आइस, सम सब्सटेंसेस सिंक. तो अगर जो सब्सटेंसेस फ्लोट करते हैं, कुछ सब्सटेंसेस सिंक करते हैं, तो इस बेसिस पे हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं. मेनी सब्सटेंसेस फ्लोट वेयर एज मेनी अदर्स सिंक इन वाटर. सॉल्युबिलिटी. अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं ऑयल क्या वाटर में सॉल्युबल होता है? नहीं. बट क्या नमक वाटर में सॉल्युबल होता है? हाँ. तो ऑयल इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्ट और शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर. तो इस बेसिस पे ये दोनों सब्सटेंसेस को मैं डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ. शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर, दैट इज इट डिसॉल्व्स इन वाटर एंड फॉर्म्स अ सोल्यूशन. सोल्यूशन कैसा? जब मैं शुगर को पानी में डिसॉल्व करती हूँ तो वो एक जैसा हो जाता है, पूरा पानी मीठा हो जाता है. तो ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मतलब एक जैसा, तो ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर. बट सब्सटेंसेस लाइक सैंड, चॉक, सॉडस्ट, दे डोंट डिसॉल्व इन वाटर, इवन ऑयल. तो ऐसे सब्सटेंसेस को जब मैं वाटर में घोलती हूँ तो क्या वो सॉल्युबल होंगे? नहीं. तो इसीलिए उनको क्या बोला जाता है? इनसॉल्युबल इन वाटर. तो आई होप ये सॉल्युबिलिटी और इन वाटर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो नेक्स्ट property of material is about miscible liquids and immiscible liquids. अगर मैं बात करूं, अगर मैं वाटर में अल्कोहल डालती हूं
तो वो पूरा एक जैसा हो जाता है, यूनिफॉर्म, क्योंकि वाटर में अल्कोहल घुल जाता है, मिक्स हो जाता है. सो दिस इज नोन एज miscibility, and alcohol and water are known as miscible liquids. तो miscible liquids वो होते हैं जो एक दूसरे में घुल जाएं, वो दो liquids जो एक दूसरे में घुल जाएं. Some liquids like glycerine and shampoo also mix with water to form a solution. Such liquids are said to be miscible with water. बट वहीं अगर मैं बात करूँ कोई ऐसे दो लिक्विड्स हों जो एक दूसरे में घुले ही ना, तो वो एग्जाम्पल होंगे इमिसिबल लिक्विड्स के. फॉर एग्जाम्पल ऑयल इज ऑल्सो अ लिक्विड एंड वाटर ऑल्सो. सो इफ दे मिक्स, डू दे फॉर्म, आर दे मिसिबल? दे आर नॉट. सो दे आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड्स. Liquids like edible oil, kerosene, which do not mix with water, are said to be immiscible with water. Immiscible liquids when mixed form separately. यानी कि अगर मैं सॉइल और वाटर को मिक्स करूँगी, ऑयल और वाटर को मिक्स करूँगी, तो क्या होगा? दो डिफरेंट लेयर्स बन जाएंगी. सो दिस इज बिकॉज ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल. बट अगर मैं बोलूँ कि मैं वाटर और ऑरेंज जूस को मिक्स करूँगी, तो इस टाइप का एक होमोजीनियस यूनिफॉर्म मिक्सचर मुझे मिलेगा, और इसमें मैं बोलूँगी कि वाटर एंड ऑरेंज जूस आर मिसिबल लिक्विड्स. तो आई होप मिसिबल और इमिसिबल लिक्विड्स का डिफरेंस आपको क्लियर है. A liquid that dissolves other substance is called a solvent, and the substance that is dissolves is a solute. तो अगर मैं बोल रही हूँ कि शुगर को मैं वाटर में घोल रही हूँ, तो शुगर मेरा सॉल्यूट है और वाटर मेरा सॉल्वेंट है, क्योंकि वाटर अपने में शुगर को घोल रहा है. सो दैट इज वाई शुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट. सो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर है और प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स आपको समझ में आ गई है. इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम इस चैप्टर के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे. थैंक यू. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स. आज हम पढ़ेंगे अबाउट चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, जो कि हमारा क्लास 6th साइंस का चैप्टर है. तो फ्रेंड्स, हमने इसके बारे में बहुत डिटेल स्टडी करी है इन आवर प्रीवियस वीडियोस, और आज हम इसके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. तो लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चन नंबर 1. नेम 2 हार्ड एंड सॉफ्ट सब्सटेंसेस. तो फ्रेंड्स, हार्ड सब्सटेंसेस का एग्जाम्पल अगर मैं आपको देना चाहूँ, अ चेयर इज अ हार्ड सब्सटेंस, दिस बोर्ड इज अ हार्ड सब्सटेंस, एन एल्मिरा इज अ हार्ड सब्सटेंस. तो फ्रेंड्स, आप इनमें से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. एक हार्ड सब्सटेंस वो होता है जिसको हम प्रेस करें तो वो अपनी शेप चेंज नहीं करता. वहीं अगर मैं सॉफ्ट सब्सटेंसेस की बात करूं, एक पिलो आप ले सकते हैं. पिलो इज अ सॉफ्ट सब्सटेंस बिकॉज जब हम उसे दबाएंगे तो वो इजीली प्रेस हो सकता है. अ पाइल ऑफ क्लोथ्स इज अ सॉफ्ट सब्सटेंस बिकॉज मैं उसको दबा सकती हूँ. तो फ्रेंड्स, आई होप द क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Name 2 objects the surfaces of which are smooth and 2 the surfaces of which are rough. तो हमें स्मूथ और रफ के बारे में बताना है. तो स्मूथ सरफेस वो होता है जो इवन हो, और रफ सरफेस वो होता है जो अनइवन हो. तो अगर मैं स्मूथ सरफेस की बात करूं, तो फ्रेंड्स, कांच का एक ग्लास, उसका सरफेस कैसा होता है? स्मूथ. तो अ ग्लास विच इज अ स्मूथ सरफेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्मूथ सब्सटेंसेस. अगेन आई कैन कंसिडर मेनी अदर एग्जाम्पल्स जिनका कि सरफेस स्मूथ हो, तो हम उनको क्या बोल सकते हैं? स्मूथ सब्सटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बात करूं, दिस बोर्ड, दिस ऑल्सो हैज़ अ स्मूथ सरफेस, सो दिस कैन ऑल्सो बी एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्मूथ सरफेस. बट अगर मैं बात करूं रफ सरफेस के बारे में, तो रफ सरफेस का एग्जाम्पल होता है रॉक. अगर मैं एक रॉक या एक स्टोन को टच करूंगी तो उनका सरफेस कैसा होगा? खुरदुरा होगा, यानी कि वो क्या होंगे? रफ सरफेस वाले ऑब्जेक्ट्स होंगे. तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 इज क्लियर टू यू. नाउ, हाउ डू एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स सर्वाइव इन वाटर. तो एक्वेटिक प्लांट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? एक्वेटिक प्लांट्स वो होते हैं जो बीनीथ द सी ग्रो करते हैं, यानी कि जो समुद्र के अंदर, उनके अंदर ही ग्रो कर जाते हैं, वाटर में ही. तो अगर मैं एक्वेटिक प्लांट्स की बात करूँ और एक्वेटिक एनिमल्स की बात करूँ, वो क्यों सर्वाइव कर सकते हैं? बिकॉज हमें पता है प्लांट्स और एनिमल्स को सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, और हमने पढ़ा था अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी. तो ऑक्सीजन गैस
इज सॉल्यूबल इन वाटर। ऑक्सीजन गैस जो है वो घुल जाती है पानी में, वो सॉल्यूबल होती है पानी में, और इसीलिए एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स जो कि पानी के अंदर होते हैं वो उस ऑक्सीजन को यूज करके सर्वाइव कर सकते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, बिकॉज ऑक्सीजन, dissolved oxygen is present in water. Dissolved oxygen is there in water. That is why aquatic survival is possible. So now we'll move to the next question. Choose the correct option. यानी कि आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और आपको उनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करना है एज पर द क्वेश्चन. Let's proceed to the first question. Which of the following materials is lustrous? जी हाँ फ्रेंड्स, lustrous का मतलब मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था, इट मीन्स शाइनी. तो इनमें से कौन सा सब्सटेंस शाइनी है? वी नीड टू हैव अ लुक. क्या वुड शाइनी होता है? नहीं. क्या गोल्ड शाइनी होता है? हाँ, क्योंकि इसी से क्या बनती है? ज्वेलरी, बिकॉज इट इज लस्ट्रस. तो फ्रेंड्स आपका आंसर हो गया बी, गोल्ड. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. So your answer would be gold. Now let's proceed to the next question. Identify the malleable substance among the following. Malleability यानी the property to be beaten into thin sheets. जी हाँ फ्रेंड्स, हमने पढ़ा है कि metals are malleable. क्या wood malleable होता है? नहीं. क्या stone को हम sheets में काट सकते हैं? नहीं. ग्लास के साथ हम ऐसा कर सकते हैं? नो. बट क्या हम अल्यूमिनियम के साथ ऐसा कर सकते हैं? यस. अल्यूमिनियम can be drawn into thin sheets. So your answer would be D, aluminium. Next, we proceed to the third question. Which of the following are not opaque? Opaque का मतलब वो होता है जिसके आर पार देखा ना जा सके. तो अगर हम बात करें क्या वुड के आर पार देखा जा सकता है? हाँ, तो ये ओपेक है. फ्रॉस्टेड ग्लास. फ्रेंड्स, फ्रॉस्टेड ग्लास हमने पढ़ा है कि इज ट्रांसलूसेंट, क्योंकि उसके आर पार पार्शियली देखा जा सकता है. दैट मीन्स इट इज नॉट ओपेक बट इट इज ट्रांसलूसेंट. सो दैट इज वाई आवर आंसर वुड बी फ्रॉस्टेड ग्लास. लेट्स प्रोसीड टू द लास्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द ऑड वन. मिल्क, ऑयल, इंक एंड शुगर. फ्रेंड्स, अगर मैं ध्यान से सोचूं अबाउट सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो मिल्क भी पानी के साथ सॉल्युबल होता है, ऑयल पानी के साथ सॉल्युबल नहीं होता है, इंक भी वाटर में मिसिबल होती है और शुगर भी वाटर में सॉल्युबल होती है. Therefore, the odd one out should be oil because oil is immiscible with water. तो आई होप ये चूज द करेक्ट ऑप्शन टाइप के क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए हो. नेक्स्ट, now we proceed to the next video of the frequently asked questions, which are fill in the blank type questions. First question, kerosene is dash with water. तो फ्रेंड्स, हमने देखा था कि केरोसिन और वाटर एक दूसरे में इमिसिबल है, एक दूसरे में घुलते नहीं हैं. सो देयरफॉर योर आंसर वुड बी इमिसिबल. आई होप इट इज क्लियर टू यू. केरोसिन इज इमिसिबल विद वाटर. Now we will proceed with our next example. A liquid that dissolves other substances called a. तो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था कि शुगर सोल्यूशन बनाते वक्त शुगर सॉल्यूट था और वाटर सॉल्वेंट था. तो वो सब्सटेंस जिसमें शुगर घुल रही है इज नोन एज सॉल्वेंट. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा सॉल्वेंट. A liquid that dissolves other substances is called a solvent. Next, a dash material can be drawn into wire. जी हाँ फ्रेंड्स, द प्रॉपर्टी टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज नोन एज डक्टिलिटी. तो देयरफॉर वो मटेरियल होगा डक्टाइल. नेक्स्ट, वी प्रोसीड विद द फोर्थ क्वेश्चन. अ डैश मटेरियल कैन बी प्रेस्ड इनटू अ शीट. जी हाँ फ्रेंड्स, हमने पढ़ा है मेलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी टू बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स. तो आपका आंसर हो जाएगा मेलिएबल. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट, अ डैश मटेरियल ब्रेक्स इजीली. तो फ्रेंड्स, कौन सा मटेरियल इजीली ब्रेक हो जाता है प्रेशर अप्लाई करने से? वो मटेरियल होता है ब्रिटल. तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रिटल. नेक्स्ट, अ मेटल इज टार्निश्ड व्हेन इट लूजेस इट्स. हम पढ़ चुके हैं टार्निशिंग क्या होती है. टार्निशिंग इज द रिएक्शन ऑफ द मेटल विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. तो टार्निशिंग की वजह से क्या होता है? मेटल अपनी शाइन खो देता है और शाइन को हम बोलते हैं लस्टर.
सो मटेरियल इज टार्निश्ड व्हेन इट्स लूजेज इट्स लस्टर. सो आपका आंसर हो जाएगा लस्टर. सो आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर है. ये वही क्वेश्चंस है जो आपके स्कूल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल बी स्टार्टिंग अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर. थैंक यू.